चलो लो, मैं बातें बाद में कर लूंगा। आज मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया था ना। अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले ना आरपीएससी का कोई एक एग्जाम हुआ था, तो कोई एक दिन एक बच्चे मेरे पास लेके आ गए थे, सर ये क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, हमें बताओ। तो है ना, मेरे को भी उसमें क्वेश्चन अच्छे लगे थे, थोड़े एक आधे को नोट से बाहर से भी थे, तो मुझे लगा यार मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लूं। आज मेरे बैठे बैठे दिमाग में आ गया कि यार वो पेपर एक मेरे पास पड़ा है, क्यों ना मैं वो पेपर आज इन बच्चों को करवा दूं। ये कोई एक एग्जाम था, ये देखो एग्जाम का नाम है इस पे, प्रवक्ता प्रतियोगी परीक्षा। अब मैं नहीं जानता प्रवक्ता क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में लगता है, और इन्होंने लिख रखा तकनीकी शिक्षा विभाग। तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम है, उसकी प्रवक्ता का पेपर था, पर क्वेश्चन अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे इसके क्वेश्चन। और ये लेटेस्ट, बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम है, 12 मार्च 2021 का एग्जाम है। तो अपने इसमें 20 सवाल अपने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के पूछे हुए थे। देखो इसमें 77 नंबर से लेके और 96 तक थे। हालांकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो सिंपल से ही क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन था कि गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष के अंदर लड़ा गया था, है ना। तो मैं अक्सर आपको एक बात बताता रहता हूं कि देखो पहली बात तो सन पूछते ही नहीं है किसी एग्जाम के अंदर, और यदि पूछते हैं ना तो वो इतना फेमस सन पूछते हैं कि वो अपने को सबको आता है। और मुझे लगता है गिरी सुमेल वाला तो आप सबको भी आता ही होगा। आप कह दोगे कि सर हाँ बाकायदा 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध है, जो कि मालदेव के और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की तरफ से बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव भी आए थे। और मालदेव शेरशाह की चालाकी की वजह से पीछे हट गया था। जेता कुंपा अपने 12,000 फौजियों को लेकर उस 80,000 की भीड़ के खिलाफ लड़ जाते हैं, और जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह सूरी जैसे तैसे युद्ध को जीतता है, और जीतने के बाद कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। और शेरशाह सूरी उसके बाद जोधपुर जाता है, खवास खां को जोधपुर सौंपता है। मालदेव सिवाना की तरफ चला जाता है, सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरशाह वापस बाहर निकलता है, 1545 में शेरशाह मर जाता है। तो इधर आपका जो मालदेव वापस आता है, खवास खां को भगा देता है, जोधपुर पे वापस कब्जा करता है। पर गिरी सुमेल के युद्ध के बाद ही कल्याणमल को बीकानेर मिल गया था, और आपके वीरमदेव को मेड़ता मिल गया था। तो 1544 का मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपकी कोई दिक्कत आती। तो ये 1544 इसका आंसर हो जाएगा अपना, है ना। इसका आंसर 1544, अपने को कोई ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं। मैंने ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का अच्छा था एग्जाम महेंद्र जी, चलो वेरी गुड महेंद्र जी, फिर तो अच्छी बात है। 77 में 2, हाँ चलिए आप भी साथ साथ में बताते रहे तो थोड़ा ठीक। पहले मत बताएं थोड़ा सा अपने को, है ना, मैं थोड़ी बातें बताऊंगा 4, तो उस हिसाब से आप करेंगे। देखो अब मैंने कितनी बातें बताई, अब मैं कहता हूं कि इस पेपर को, इस क्वेश्चन को है ना, यदि कोई अच्छा बनाना चाहे तो कोई ये दे सकता है कि बीकानेर के कल्याणमल को बीकानेर का राजा कौन से युद्ध के बाद प्राप्त हुआ। क्योंकि देखो 1541 में जैत सिंह पाहेबा और साहेबा वाले युद्ध में मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, मालदेव ने इधर कब्जा कर लिया था। कल्याणमलन ये भाई भीमराजन ये सब उधर शेरशाह सूरी के पास गए हुए थे। शेरशाह सूरी गिरी सुमेल वाले युद्ध में मालदेव को पीछे भगा देता है, या मालदेव के तरफ से जेता कुंपा लड़े थे उनको हराता है, और जोधपुर पे कब्जा करने में कामयाब होता है शेरशाह। इसी वजह से कल्याणमल को बीकानेर मिल पाया था। अब इस बात को कोई उस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये भी दिमाग के अंदर अपने क्लियर रहे एकदम, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस राजा को हसमत वाला राजा कहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बाकायदा लिखवाया है, नोट्स के अंदर लिखवाया है, पढ़ाते टाइम भी बताया है, और मैं नहीं भी बताता तो आप में से ज्यादा लोगों को आता है। कि मैं ये कहूं कि नहीं मेरा बताया हुआ तो भी आपको आता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता कि आप कहते सर मालदेव है, इसमें तो क्या सोचने वाली बात है सर, हमें याद ही है, ये तो आपने एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया होगा। पर मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि अगली बार वो इस क्वेश्चन को यूं पूछेगा, इनमें से किन किन लेखकों ने मालदेव को हसमत वाले राजा के नाम से पुकारा है। अबुल फजल, निजामुद्दीन, बदायूनी, एक कोई चौथा और ऑप्शन दे देगा, सूर्यमल मिश्रण दे दिया, है ना। कब वो कहेगा 1 व 2, 2 व 3, 1 2 व 3, 2 3 व 4, 1 2 3 4। पेपर केवल आंसर निकालने के लिए नहीं होता, पेपर के अंदर कहीं ना कहीं यह भी देखा जाना चाहिए कि ये और किस प्रकार से सवाल बना सकता है। अब आज अपने घर पे बैठ के और ये नोटिस करना कि अबुल फजल बदायूनी 2 के नाम तो आपने सुने हुए होते हैं कि अबुल फजल, अपने जब हल्दी घाटी वाला युद्ध पढ़ते हैं तो अबुल फजल कहता है ये खमनोर का युद्ध है, बदायूनी कहता है ये गोगुंदा का युद्ध है, और अपने कहते हैं कि बदायूनी तो इस युद्ध के अंदर खुद ही आया था। निजामुद्दीन, नरेंद्र सर जब मीडिवल पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, निजामुद्दीन बताएंगे, अकबर के टाइम का एक राइटर था, तबकात अकबरी नाम की बुक लिखी थी। अबुल फजल जो है इसकी बुक आपके अकबरनामा आईने अकबरी है। बदायूनी जो है इसकी बुक आपके मुंतखब उत तवारीख है।
तो इन किताबों के नाम आप मीडिवल के अंदर पढ़ेंगे। पर यहां पर ये ध्यान देना, मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। ये जहां तक हो सकता है, क्या पता पीडीएफ के अंदर लिखा भी हो सकता नहीं भी लिखा हो, मैं पूरी गारंटी नहीं दे रहा आपके। मुझे पता थे कि अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने इसको ऐसा कहा है, पर मैं बताता नहीं क्लास के अंदर। मैं केवल इतना ही बता देता हूं कि मालदेव की उपाधि हसमत वाले राजा थे। मुझे लगता है यार ऐसे जब सब लिखवाने लग जाएंगे ना कि किसने कहा था इसने, तो इतना यार बच्चे क्या क्या कचरा याद करेंगे यार। काम की बात हसमत वाला राजा, वही क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने लिखवा देते हैं इनको, वो मैं लिखवाता हूं और आज दिन तक क्वेश्चन वही पूछा हुआ। पर कभी यार अपनी किस्मत फूट जाए और अगला क्वेश्चन ये बना दे कि मालदेव को हसमत वाला राजा कहने वाले कौन कौन है। अपने को लगे यार जो सर ने बताया था या जो हमने याद किया था वो तो इसने लिख दिया यार क्वेश्चन में, इसने तो नीचे दूसरी बात पूछ ली। तो अपने याद रखना ना, अबुल फजल है, बदायूनी है, निजामुद्दीन। अच्छा देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के करे तो हो। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? जो मैं पिछले के बात बता रहा था ना, वो इस क्वेश्चन में। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? मैंने आपको सिंपल 2-3 बातें लिखाई है कि बागोर पाषाण काल का एक केंद्र है, बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने यहां से उत्खनन किया था, यहां से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इतनी कुछ एक बातें मैंने आपको उस बागोर वाले के अंदर बताई। स्थान वगैरह मैंने आपको नहीं बताया आपको, है ना। पर मैंने नहीं बताया ना तो भी इसका आंसर आपको आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन से नहीं ऑप्शन से आंसर होता है। इसने पूछा कि बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन है ओझियाना, और हम सब जानते हैं कि ओझियाना आहड़ सभ्यता का केंद्र है। मैंने आहड़ सभ्यता के जो अन्य केंद्र बताए थे उन केंद्रों के अंदर मैंने बताया था कि ओझियाना है, उनमें गिलुंड है और उनके अंदर बालाथल है। मैंने 3 केंद्र बताए थे। इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये आहड़ सभ्यता का केंद्र है। अगला ऑप्शन है रंग महल। पूरी तरीके से उल्टी बात हो जाएगी। बागोर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, रंग महल आपका जाके पड़ता है यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। और जो रंग महल है वो हम कुषाण काल का देख रहे थे, मौर्योत्तर काल के अंदर यहाँ पे कुषाण कालीन एक गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वीडन की एक महिला डॉक्टर हन्ना रीड जो है वो यहाँ का उत्खनन वगैरह करके गई थी। तो वो पूरा ही अलग हो जाएगा एकदम, है ना, सिस्टम ही अलग हो जाएगा। तो रंग महल उसका उत्तर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है इसके अंदर नलियासर। नलियासर फिर मैंने बताया था ये सांभर के पास जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है नलियासर, तो इसका मतलब नलियासर भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। 3 अपने पढ़े हुए, महासतियां नहीं पढ़ा हुआ आपने, इसका उत्तर महासतियां। 4 में से 3 अपने को पक्का पता ये नहीं है, तो जो बच गया वो है। अब महासतियां एक जगह नाम बताया था, आहड़ वाली जो छतरियां बनी हुई ना राजाओं की, उस जगह का नाम भी महासतियां है। और बागोर में जिस जगह से ये सभ्यता मिली है उस टीले का नाम भी महासतियां है। वो जो टीला है एग्जैक्टली उसका नाम महासतियां ही है। तो ये बुक के अंदर है बाकायदा, मेरा बुक में पढ़ा हुआ भी था, पर अपने फिर उसमें पढ़ाते थे हम अपने सोच जाते हैं कि यार टीले का नाम तो अब क्या ही लिखवाएं। पर वही बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे, आपका गलत नहीं होता। तो कई बार अपने जो पढ़ा हुआ है उससे उसका उत्तर तो ये तो नहीं पता इसका उत्तर क्या है, पर यह पता इसका उत्तर क्या नहीं है। ओझियाना उत्तर नहीं हो सकता, ये आहड़ वाला केंद्र है अपने आप के अंदर। महासतियां इसका उत्तर नहीं हो सकता, सॉरी रंगमहल नहीं हो सकता क्योंकि हनुमानगढ़ साइड में पड़ जाता है। नलियासर नहीं हो सकता क्योंकि जयपुर में हो जाता है। फिर ले दे के महासतियां बचता है। आज के बाद ध्यान रखना, अब जहां पर अपने बागोर लिखा हुआ था वहां पर नोटिस कर लेना कि बागोर की सभ्यता जिस टीले से प्राप्त हुई उस टीले का नाम महासतियां दिया गया था। अब याद रह जाएगी ये बात आपकी। यही पूछा है बागोर सभ्यता का अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए, वो जो टीला है उस टीले का नाम महासतियां। ये याद रखने वाली बात है। तो कई बार ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन निकाला जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? मुझे लगता है मजाक है, मजाक। आप जैसे ऊपर महेंद्र भाई ने लिखा कि ये सर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम का है, तो मुझे लगता है ये उस लेवल से बहुत नीचे का उन्होंने क्वेश्चन दिया। और राजस्थान में किस जगह से शुरू हुआ था, मैं क्या इसमें बताऊं क्या नहीं बताऊं। नसीराबाद से शुरू हुआ था, हम तमाम लोग जानते हैं कि पहले नसीराबाद के अंदर होता है, फिर नीमच में होता है, उसके बाद देवली में होता है, फिर एरिनपुरा में होता है ना। मैं यदि इस क्वेश्चन को बनाता तो मैं देता कि राजस्थान में क्रांति के होने के कालक्रम बताइए,
कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, तो थोड़ा मैं जरूर यूं आपसे करवाने की कोशिश कर सकता था। अगले ने बहुत सिंपल से पूछा, और मैं कहता हूं आपको, दिलीप सर अक्सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी एग्जाम में 100 सवाल आते हैं ना, तो 25-30 सवाल ऐसे होते हैं जो हर किसी को आते हैं। उन 25-30 सवालों में से एक आधा सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कोई ज्यादा यूं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो सब लोगों को ही आते हैं। नसीराबाद आप ज्यादातर जानते ही। अब इसमें तो क्या डिस्कस करें, अपने डिस्कस करने वाली बात है। अगला देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने तो क्या ये सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मैंने आपको वाद्य यंत्र पढ़ाए नहीं थे, मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक मैं बाद में आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ा दूंगा। जैसे कि महेंद्र भाई कह ही रहे थे कि सर ये टॉपिक वाले पढ़ा दो, तो मैं अगली बार 1 और 2 की जब भी होगी तो वो वाद्य यंत्र वाला, लोकनाट्य वाला, वो मैं पढ़ाऊंगा सब चीजें। एक क्वेश्चन था कि तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। नहीं पढ़ा हुआ, मेरा भी नहीं पढ़ा हुआ था। जिस दिन बच्चे लेके भी आए थे तो मुझे एग्जैक्टली ये मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मेरे दिमाग में थोड़ी सी एक चीज थी कि आईएएस का जब एग्जाम दिया करते थे ना, तो आईएएस वाले प्री के अंदर ये खूब सारी आती, कल्चर खूब सारी आती, तो कल्चर खूब सारी रटाई करते थे। और राजस्थान की कल्चर में तो कल राजस्थान राजस्थान है, उधर तो यार मेघालय की, मणिपुर की, किधर की कल्चर पूछ लेता तो वो सारी आती थी। तब मेरा कहीं वहां पढ़ा हुआ था कि तारपा तारपा तारपी नहीं, तारपा नाम का वाद्य यंत्र होता है जो महाराष्ट्र का वाद्य यंत्र है। तारपा नाम का कोई वाद्य यंत्र है और वो महाराष्ट्र का वाद्य यंत्र होता है, तारपा नाम करके वाद्य यंत्र। और महाराष्ट्र से जो जनजाति अपने राजस्थान में आई थी ना, वो कथोड़ी है। तो ये तारपी वाद्य यंत्र कथोड़ियों का होता है। तारपी होता है, एक इनका वाद्य यंत्र होता है पावरी, एक इनका वाद्य यंत्र होता है गोरिडिया। हालांकि अपने तो ये सिलेबस के अंदर ही नहीं दे रखे वाद्य यंत्र वगैरह, पर कोई इस हिसाब से भी पूछ ले यार, जनजातियां तो दे रखी है तो कोई जनजातियों में उठा के पूछ ले। एक जहां तक मुझे याद आता है, इनका एक वाद्य यंत्र होता है थाली सर, तो याद होने वाली चीज है। पावरी आपके याद हो ही जाएगा, कथोड़ी कह सकते हैं, ये हम है। अच्छा उधर दिखाया आपने, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद तक, इन्होंने ये तारपी वाद्य यंत्र लगाया है, बजाते हुए भी एक बंदे का फोटो है। ये कुछ कुछ वैसा है तारपी वाद्य यंत्र जो ऊपर लगाया हुआ होगा आपके, कि आगे से मोर का जो होता है अपने हेड होता है उसका, उस हिसाब से है। और फ्लूट और जो बैकपाइपर होता है उनका सा कुछ मिश्रण सा मान लीजिए आप, उस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। तो एक कथोड़ियों का वाद्य यंत्र है। तो मुझे वहां से याद आता है कि तारपा जब महाराष्ट्र का है तो तारपी यार महाराष्ट्र का ही होगा, और महाराष्ट्र से चूंकि कथोड़ी आए थे तो ये अपने कथोड़ियों का वाद्य यंत्र है। मैं जब वाद्य यंत्र वाली क्लास लूंगा तो हम इनके बारे में थोड़ी और विस्तार से चर्चा कर लेंगे, वाद्य यंत्रों के सवाल सही होने की संभावना हो जाएगी। पर यहां पर मैं आपको बता रहा था, याद रखना एग्जैक्टली कुछ चीजें कई बार किसी पेपर से सीधे सीधे रटने की होती है। अब याद रहे अपने कि तारपी वाद्य यंत्र कथोड़ियों का है, तारपी के साथ में पावरी याद रहे, गोरिडिया याद रहे, थालीसर याद रहे, पावरी याद रही जाए आपके कि ये हम है, कथोड़ी कहते होंगे ये हम है, ये हमारा घर है, ये हमारी पावरी बज रही है। तो इनकी पावरी होती नहीं है, इनकी पावरी बजती होगी। मेरे एक रूममेट है, उनके गांव का नाम गोरिडिया है, मुझे लगता है यार वो कथोड़ी होंगे, इसलिए उनके गांव का नाम भी गोरिडिया रख दिया गया। और एक थाली सर तो वैसे ही याद रह जाएगा आपके ना, तो थोड़े से याद करने की कोशिश करना। अच्छा अब तक आप सारे ये उत्तर लिख रहे थे। हसमत वाला राजा को ने फटाफट बताया, क्रांति कहां पे फटाफट आया, तार पे आते ही सबके तार बंद एकदम, कोई आंसर नहीं लिख रहा। वेरी गुड, मोगेम्बो खुश हुआ, ये खौफ अच्छा लगा। चलो एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये मिडिवल जब नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, नरेंद्र सर उसके अंदर पढ़ा देंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था। क्योंकि ये तीन आप देखेंगे ना, अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया, ये अपने यहाँ के संत हुए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बराबर क्या उनके बाद के संत हुए हैं। एकमात्र उत्तर बचता है ख्वाजा उस्मान हारूनी, जो कि इनके गुरु थे। ये वास्तव में इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन बिटवीन अपने वाले के अंदर डाल दिया गया। या यूं कह दीजिए कि हम जब स्प्रिंग बोर्ड के अंदर पढ़ाते हैं तो ये कुछ चीजें इंडियन हिस्ट्री के मान के छोड़ देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम देखते हैं कि यार उधर आएंगे तो उधर इनके बारे में पढ़ा दिया जाएगा, संत वगैरह उधर ढंग से पूरे पढ़ाए जाते हैं। पर यहाँ पर जब क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा कि मैं आपको उत्तर बताऊं, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। और ये क्वेश्चन भी उस महासतिया टाइप का है कि यदि आपको कोई नहीं भी पढ़ाए ना ख्वाजा उस्मान हारूनी, तो भी इसका हो जाए। क्योंकि जब मैंने ये आंसर क्वेश्चन देखा था तो मुझे याद आया था जिलानी, जिलानी तो बाद में हुए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये बाद में समकालीन थे लगभग, निजामुद्दीन औलिया ये बाद के थे। तो इसका मतलब जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनका जो गुरु हो सकता है, उन तीनों में से तो कोई नहीं हो सकता, तो इनके गुरुजी फिर उस्मान हारूनी हो सकते हैं। तो उस्मान हारूनी इनके गुरुजी थे। चलिए
अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? मुझे लगता है ये बात मेरी आपको बताई हुई है, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि 1912 के अंदर आपके बुक लिखते हैं द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उन्होंने राजस्थानी भाषा का उसके अंदर स्वतंत्र वर्गीकरण या जो भी ये कह रहा है वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा इसके अंदर क्या यही व्यक्ति है जिसने ये सब किया था। तो ये अपने नोट्स के अंदर है, तो वो बात आपके दिमाग के अंदर रहेगी। तो राजस्थानी भाषा वाला देख लेना ना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने नोट से सीधा सीधा ही पूछ लिया था। उस दुर्ग का नाम क्या जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वापस पूछा। अबुल फजल कहता है कि बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तरबंद है। मैंने बताया था कि ये उस किले के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किला अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है, चारों तरफ से 7 अन्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगल में होने के बावजूद एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर है, एरन दुर्ग का उदाहरण है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस किले को जितना संभव नहीं था। इसीलिए एक राजा ने जब इस पर आक्रमण किया तो उसे कहना पड़ गया था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। ये उस हाटी हमीर का किला है जिसे हम रणथंभौर के नाम से जानते हैं। रणथंभौर का किला हो गया अपने आप के अंदर, कोई बात ही नहीं इसमें, तो ये सबको आता ही है आपको। अच्छा आपने, अच्छा 1 नंबर आपने पिछले वाले का बताया होगा, इसमें तो रणथंभौर होगा भाई, बख्तरबंद तो रणथंभौर है। कुंभलगढ़ के बारे में तो अबुल फजल ने वो कहा था कि यदि मैं नीचे खड़ा होकर देखूं तो ऊपर तक देखूं तो मेरी पगड़ी गिर जाती है, ये स्टेटमेंट था अबुल फजल का इसके बारे में। तो और चित्तौड़ वाले के बारे में उसका स्टेटमेंट था कि सॉरी जैसलमेर वाले के बारे में उसका स्टेटमेंट था केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक पहुंचा सकती। एक तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ किताबें हमारी पढ़ी हुई थी, कुछ किताबें हमारी नहीं पढ़ी हुई, और इसने किताबें दी है और एक लेखक दिया, इनका सुमेलित करवाने की कोशिश की है। जैसे मैं यदि इस पे आऊं आपके, तो मैं कहूं कि मैंने सूरज प्रकाश राजरूपक, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डामाडोल सा लगा कि ये इन्होंने कैसे पूछ लिया, क्या कर लिया, क्यों है क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं है इस क्वेश्चन का, और शायद ये थोड़ा इसकी गड़बड़ाई गया इसका। पर मैं थोड़ा बहुत देखूं तो जैसे ये है राजरूपक, राजरूपक वीर भाण की पुस्तक है, ये अपने को पता है, राजरूपक वीर भाण की पुस्तक, मतलब सी पे 2 होना चाहिए, तो सी पे 2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन भी गलत। सी पे 2 केवल अपने बसते हैं, या तो 2 में बसता है या 4 के अंदर बसता है, सी पे 2 है ना। अब अपने दूसरी चीजों के अंदर जाते हैं, और अपने को कौन सा पता है, तो मुझे लगता है अपने को गुण रूपक पता है ना, गज गुण रूपक एक पुस्तक बताई थी केशवदास गार्डन की, जो कि गज सिंह के बारे में वर्णन करती है। तो बी पे 1 मुझे नहीं आता, मैं अभी देख रहा हूं इसका आंसर आपके, तो अपने मिलान करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है गलत हो तो अपने चेंज कर लेंगे, यानी बी पे 1, तो बी पे 1 दोनों के अंदर आ रहा है, बी पे भी 1 आ रहा है ना, दोनों में दे रखा है, यहां से भी अपना मिलान नहीं हो सकता। ठीक, अब ये थोड़ी सी गलती कर रहा है, सूरज प्रकाश बुक तो करणीदान जी की है, मैंने बताया वो आपका कि बिड़द सिंगारिया करणीदान जी की है, ये शायद इसने पता नहीं इधर सूची ऐसी क्यों बना दी, पर वो बुक अभय सिंह के बारे में जानकारी देती है, तो शायद इस चक्कर में इधर अभय सिंह लिख गया इस बुक में। तो यदि मैं डी पे 3 करूं, डी पे 3 कर दूंगा इसका, तो डी पे 3 किसी के अंदर है, डी पे 3 ये, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा आपकी। और यदि मैं डी पे 3 करूंगा तो गुण भाषा ऑटोमेटिकली हेम कवि की हो जाएगी, नहीं लिखवाई होगी आपको गुण भाषा, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं बताई होगी तो भी अब याद नहीं भाई, बता दी होगी कहीं पे, पर अब से याद कर लेना यदि नहीं भी बताई, कि हेम कवि नाम के राइटर की बुक है और उसका नाम गुण भाषा है। ये इन्होंने शायद मुझे लगता है इसमें कोई यदि कोर्ट वोट में जाए या आरपीसी खिलाफ वो लगाए, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, आरपीसी को दे तो आरपीसी इस क्वेश्चन को डिलीट मार दे, क्योंकि सूरज प्रकाश जो बुक है वो करणीदान कविया की है, वो अभय सिंह के बारे में जानकारी जरूर देती है, इसने शायद यहाँ पर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखना आप ढंग से है, तो इसका उत्तर 2 नंबर होगा आपने ये। अब यदि आप मिलाएंगे तो ए पर 4 मतलब गुण भाषा हेम कवि की है, उसके बाद बी पे 1 मतलब गुण रूपक जो है वो केशवदास गार्डन के, ये गज गुण रूपक है ना, उसके बाद में आपका राज रूपक वीर भाण की है, तो सी पे 2, और उसके बाद आपका सूरज प्रकाश अभय सिंह के टाइम में है, तो ये डी पे 3। अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने थोड़ा पता नहीं कैसे यूं घुमा दिया इसको, गुण भाषा लिखवाई हुई है तो भाई फिर तो ठीक है, फिर तो हो सकता है मेरे दिमाग में से था कि यदि गुण भाषा नहीं लिखवाई हो तो फिर ये कैसे मिलान कर पाएंगे इसको अपने, पर अब देख लेना अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसा किया जा सकता है कोई, है ना। चलो अगला मैं बताऊं, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? मुझे याद आता है कि जब हमने आपका पहला
वो टेस्ट लिया था, सब्जेक्टिव टेस्ट लिया था, उसमें क्वेश्चन दे दिया था कि मेवाड़ के प्रमुख शिल्पी का नाम बताइए, और आपको सर मेवाड़ का शिल्पी कौन, मेवाड़ का शिल्पी कौन, मेवाड़ का शिल्पी वही जो जिसने ज्यादातर का निर्माण करवाया होगा। ज्यादातर का निर्माण कुंभा के टाइम में 84 में से 32 का, उसके टाइम का शिल्पी मंडन था, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार भी मंडन था, तो मंडन। विद्याधर आपने जयपुर वाला है, विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का वास्तुकार हुआ करता था इधर। भारवी तो दक्षिण भारत के एक बड़े कवि हुए हैं, भारवी, जिनका इधर कोई लेना देना नहीं। भारवी के बारे में एक बात मैंने फिर बताई कि भारवी की बुक है किरात अर्जुनियम, जिसके अंदर शिव और अर्जुन की कहानी है, उसी के आधार पर हमारे विग्राज चतुर्थ ने अपना हरकेली लिखा था, तो भारवी का नाम वहां पड़ा था। भीम का ऐसा कोई अपने नाम पढ़ते नहीं है ना। अच्छा लिखवाया हुआ गज सिंह के दरबार में, फिर ठीक है, चलो वो अच्छी बात है फिर तो। मेवाड़ का शिल्पी, हाँ शिषपाल, वही भाई। तो ये कुंभलगढ़ वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगला कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? फड़। मुझे याद नहीं है कि मैंने वास्तुकला में बताया था कि नहीं बताया था, क्योंकि वास्तुकला वाला टॉपिक ऐसा है कि उसमें खूब सारी बातें होती है, तो मैं कुछ बातें तो लिखा देता हूँ और मैं बोल ही देता हूँ उसके अंदर कि कुछ भाई तुम अपने हिसाब से कर लेना। तो भले आपने अपने हिसाब से की हो या मैंने बता भी दिया हो, मुझे पूरा याद नहीं, पर मुझे याद है कि श्रीलाल जो जोशी है उन्होंने फड़ निर्माता है, वो फड़ के बारे में उन्होंने लिखा था, क्योंकि ये शाहपुरा का जोशी परिवार है जो इस फड़ के बारे में ये सब बनाता है। और इसी परिवार की एक महिला है पार्वती जोशी, जो कि पहली महिला फड़ चितेरी है। हो सकता है आपके एक श्रीलाल नथमल जोशी एक दूसरे याद आए, जो कि एक राइटर रहे हैं आपने, वो भी आपके याद आए हों, पर वो ये नहीं है श्रीलाल जोशी फड़ चितेरे जो रहे हैं। तो मुझे याद नहीं मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, यदि पढ़ा रखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा रखा हो तो आज इस पे ध्यान दे लेना आपने। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था? वैसे तो ये राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो राजस्थान इकोनॉमी जहां पर आप पढ़ेंगे वहां पर पढ़ लेंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आ गया था कि मैं जब खुद पढ़ा करता था तो मेरा ये याद किया हुआ था कि राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा उस साल मिला था जिस साल मैं पैदा हुआ था। मेरा जन्म 1989 का है और उसी साल पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। आप भी इस बहाने याद रखना, कोई क्वेश्चन दोबारा कभी पूछ ले कि जिस साल पैदा हुए थे उसी साल राजस्थान में पर्यटन होना शुरू हुआ था, तो मेरा होना राजस्थान के लिए शुभ था भाई उस साल में, है ना। तो 1989 है, जहां तक मुझे याद आता 1989 आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। वैसे राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन है, विकास सर इकोनॉमी के अंदर आपको उधर बताने की कोशिश करेंगे। राजस्थान इकोनॉमी के वो जब इकोनॉमिक सर्वे वाला चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा जिक्र, बता देंगे, बाद के आगे पीछे क्लास में आपको बता देंगे। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी, ज्यादा मेरे पास जानकारी है नहीं। सबसे लंबी फड़न ये तो रविंद्र जी मेरे बताए हुए हैं कि देवनारायण जी की, ये सब बातें तो मेरी बताई हुई है शायद। अच्छा विकास सर ने पढ़ा दिया है 1989, वेरी गुड, फिर तो अपना अंदाजा एकदम सही लगा। पर आपसे आप वैसे और याद रखना, इस बार विकास सर दोबारा पूछे तो कहना सर जिस साल राजवीर सर का डेट वो ईयर आता है, बर्थ ईयर आता है, उसी साल का है। अगला एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने नहीं पढ़ा है, 100% मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे पक्का पता है कि रसिया की छतरी का अभिलेख पे किसका नाम लिखा हुआ है ना। तो ये रसिया की छतरी का अभिलेख पहले तो चित्तौड़गढ़ का अभिलेख है, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख है, 1274 का अभिलेख। चित्तौड़ में है तो ऑटोमेटिकली गोहिल राजाओं की जानकारी देगा अपने आप में। ये बापा रावल से लेकर नरवर्मा तक की जानकारी देता है, तो ये नरवर्मा गोहिल, और इसके बारे में कोई ज्यादा बातें भी नहीं है अपने आप के अंदर, पर इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ये आप ये मान सकते हैं कि अपने नोट से बाहर था, वैसा इसको कह सकते हैं अपने आप के अंदर कि अपने खूब सारे अभिलेखन वैसे पढ़ते हैं, पर ये वाला तो नहीं पढ़ते भाई, उनके अंदर भी अपने नहीं पढ़ते। आप थोड़ा इसके बारे में थोड़े और सर्च मारना, एक आधा क्वेश्चन को ऐसा आ जाए तो अपना सही होने की संभावना रहे। मैं इसीलिए कहता हूं कि पुराने पेपर करते रहना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं है वो अपने रिकॉल होते रहे कि यार ये भी पूछा हुआ है, तो अपने वैसा कभी दोबारा क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग के अंदर रहे। और ये रशिया की छतरी वाला बापा रावल से लेकर नरवर्मा गोहिल तक का देता है, 1274 ईस्वी के आसपास का अभिलेख। चीरवा वाला जो अभिलेख है ना, मैंने एक दिन आपको बताया था कि यूट्यूब वाले चैनल पे अपने अभिलेखों की पूरी श्रृंखला मैंने पढ़ाई थी, उसमें 5-6 वीडियो मेरे अभिलेखों के पढ़े, उनके अंदर आप देखना। मुझे जहां तक याद आता मैंने उनके अंदर एक चिरवा का अभिलेख पढ़ाया हुआ है, समर सिंह के टाइम का अभिलेख है, वो शायद 1273 का है, तो ये 1274 का रशिया की छतरी का अभिलेख है। चित्तौड़गढ़ में तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जानकारी देगा, आपके चित्तौड़ के राजाओं की जानकारी देगा। हालांकि चित्तौड़ के राजाओं के नाम तो इसमें खूब सारे आ गए, महाराणा राज सिंह आ गए, सामंत सिंह भी आ गए इसके अंदर, पर ये नरवर्मा गोहिल का आंसर, इसका आंसर नरवर्मा गोहिल होगा। आप और देखना इसके बारे में थोड़ा सा।
हाँ चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, अलवर चित्रशैली की वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? मैं आपको बाकायदा नोट्स के अंदर मुझे याद आता, मैं लिखवाया होगा कि मूलचंद नाम का एक चित्रकार हाथी दांत पे चित्र बनाया करता था और मंगल सिंह के टाइम में वो रहा था, या ये मंगल सिंह के टाइम में नहीं रहा होगा ये नहीं बताया तो मूलचंद तो पक्का बताया। देख लो इसके अंदर ये रहा। ये क्वेश्चन अपने को 2-3 बातें बताता है। ये कहता है केवल मूलचंद नहीं था भाई साहब, तुमने मूलचंद पढ़ाया होगा और बच्चों ने मूलचंद पढ़ा होगा। उदयराम जी भी यही काम करते थे, हाथी की दांत लेके घूमते रहते थे उदयराम जी भी। इससे और पता चलता है कि यदि मैंने बता रखा है मंगल सिंह के टाइम की बात थी तो वेल एंड गुड, और नहीं बता रखी तो यहां से सीखना कि मंगल सिंह के टाइम में ये सब काम किए गए थे। ये मंगल सिंह वही है जो मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट था, जो हाथी पे बैठ के कॉलेज के अंदर आया करता था, जो 1 साल ही पढ़ा था फिर ड्रॉप आउट मार गया था। इसने कहा अपने नहीं पढ़ाई करनी, अपने जाके राजा बनेंगे। तो मंगल सिंह के टाइम में मूलचंद और उदयराम थे। तो नाम याद रहे, मूलचंद का नाम याद रहे इस बहाने आपके। 92 हरिंदर ने बता ही दिया था। वैसे तो मूलचंद को देखते मुझे लगता है आपको भी मूलचंद को देख के याद आया होगा। क्या क्वेश्चन है? मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? अरे वेरी गुड, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं राजस्थानी का स्टूडेंट हूं, हम अक्सर इसकी बात किया करते थे। ये क्वेश्चन था इसमें। एक तो मैंने कहीं बीच में कहा होगा कि राजस्थानी भाषा को लिखने की जो शैली है उस शैली को मुड़िया कहा जाता है। मैं जब राजस्थानी पढ़ता था तब हम एक दोहा बोला करते थे कि देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार। कि देवनागरी बहुत कठिन है, स्वर याद करो, व्यंजन याद करो। और जहां तक मुझे याद आता है बांकीदास जी का दोहा है, बांकीदास जी ऐसा कहते हैं कि देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार, ताते जग का सुगम हित, टोडरमल मुड़िया कियो प्रचार। कि देवनागरी बहुत कठिन थी, उसमें स्वर और व्यंजन याद करने पड़ते थे, इसलिए जगत के सुगमता के लिए ताते जगत के सुगम हित, टोडरमल मुड़िया कियो प्रचार। मतलब इसका आविष्कार करता टोडरमल है। और मैं इस बात को वैसे याद करवाने की यदि कोशिश करूं, मैंने आपको बार बार कहा होगा कि राजस्थान वाली जो लिपि है इसको मुड़िया लिपि कहते हैं क्योंकि अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखा करते थे, या इसको महाजनी लिपि कहते हैं क्योंकि बाणीय यूज में लेते हैं। और ये बात मैं बार बार आपको बोलाऊंगा कि आज भी आप किसी बाणीय की पर्ची उठा के देख लो और बाणीय की पर्ची की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, वो टिपिकल राजस्थानी लिखता है हमारे, तो वो जो पर्ची होती है इन चारों में बाणिया टोडरमली है और बाणिया कोई नहीं है। तो ये बाणियों की भाषा थी, बाणियों को आती है, बाणीय टोडरमल थे। बांकीदास जी कहते हैं, जहां तक मुझे याद है बांकीदास जी कह दुआ है कि देवनागरी अति कठिन, स्वर व्यंजन व्यवहार, ताता जगत के सुगम हित, टोडरमल मुड़िया कियो प्रचार। अगला है कि हमीर हट के लेखक कौन है? मुझे नहीं लगता आपको बताने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जो है वो हमीर हट के लेखक है। और मैंने बताया था इनकी एक किताब और है जिस किताब का नाम सुरजन चरित है, क्योंकि बूंदी के राजा सुरजन चौहान के दरबार में थे और सुरजन चौहान खुद चौहान राजा है, तो उसने अपने एक और पूर्वज हमीर के बारे में किताब लिखवाई। चूंकि हमीर अपने हट के लिए जाने जाते हैं इसलिए किताब का नाम हमीर हट पड़ गया अपने आप में, तो हमीर हट के लेखक हो गए। अपने उधर जब वो पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे सूर्यवंशी लिखा हुआ है तब अपने पढ़ते हैं कि हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय में, हमीर महाकाव्य में, और शायद एक इसी का नाम हमीर हट का नहीं लेते, हाँ उधर नहीं लेते, हमीर हट का कहीं आगे ही पढ़ते हैं, अपने और जगह कहीं पढ़ते हैं। और वहाँ हमीर रासोन वो किताबें, पर वहां मैं हमीर से संबंधित सारी किताबें बताता हूँ, शायद वहीं बता देता हूँ मेरे समझ में। तो उनके अंदर हमीर हट है, तो हमीर से संबंधित किताबों में भी बताया होगा। सुरजन का दरबारी था ये भी मैंने बताया होगा, तो सुरजन चरित वहां पर भी बताई होगी मैंने आपको। जोधराज आई गया, चलो ये जोधराज वही है जिसकी हमीर रासो है आपकी। ये जोधराज जो आपके नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबार में था, तो वो वाली जो चीज है वो बताई थी। मालदेव महेश तो अब इन्होंने लिखी दिए नाम, बाकी कोई लेना देना है नहीं। महेश भट्ट वो जरूर है आपके, अत्रि और महेश जो थे अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से जो जुड़े हुए थे। मालदेव तो अपना मालदेव है ही। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं हो रहा था? मुझे लगता है यार इससे घटिया सवाल तो आरपीसी क्या ही पूछ सकती है, और इसमें तो कोई बच्चा क्या ही कंफ्यूजन हो जाए। मैंने बताया था कि मत्स्य संघ तो बना ही इधर वाले राज्यों के लिए था, अपने जो यूपी के टच करते हुए राज्य थे, तो झालावाड़ इसके अंदर कतई नहीं आ सकता। झालावाड़ दूसरे के अंदर था और राजस्थान संघ में था, या राजस्थान पूर्व के अंदर था। झालावाड़ है ना, रविंद्र जी को आ ही रहा था। चलिए, दादू पंथ का मुख्य केंद्र कौन सा है? एक क्वेश्चन था इसके अंदर। तो पिंपासर है पहला, तो पिंपासर अपने जानते हैं कि जाम्बू जी का जन्म हुआ था पिंपासर में, ये वो जगह। अजमेर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य केंद्र था अजमेर। भीनमाल, तो भीनमाल के बारे में ऐसा कोई अपने पंथ से संबंधित तो देखा नहीं था। अगला नरैना बचा, तो नरैना अपने बाकायदा था, नरैना दादू पंथ का मुख्य केंद्र था। मैंने नरैना की खूब सारी आपको बातें बताई है, तो नरैना हो जाएगा, कुछ है नहीं। एक मेले पूछ रखे थे और उनका मिलान करवा रखा था, देवनारायण जी महाराज का मेला।
जहां तक मुझे याद है, मैं जो क्लास में लिखवाता हूं तो मैं लिखवाता हूं भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देखते हैं इसके अंदर कहीं भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है क्या, तो ए पे 3, तो देख लीजिए ए पे 3 पहले के अंदर मिल गया, उत्तर है। मैं यदि होता तो मैं अगले ऑप्शन ही नहीं चेक करता, मैं टाइम बचाता, आ गया अब आगे घर पे जाके चेक कर लेंगे बाकी, पर चूंकि यहां पर अपने सोल्व कर रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं। रामदेव जी महाराज वाला द्वितीय से शुरू होता है तो बी पे 1, तो बी पे 1 हो रहा है। और अब वीर फताजी महाराज, फताजी का मैं बताता हूं कि गोगा जी का कृष्ण नवमी है, उनका शुक्ल नवमी है भाद्रपद की, तो भाद्रपद शुक्ल, अच्छा ये उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा सी पे होगा, सी पे 2, सी पे 2 हो गया, ठीक है। और फिर एक बचे तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज वाला तो ये मैं बताता हूँ आपको, तो डी पे 4। पर मैं इसको पहले के बाद आगे सोल्व नहीं करता, इसको मैं केवल पहले से इसको छोड़ देता, तो ये पहला हो जाता भाई आपके, तो ये सवाल हो जाता। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था। भीनमाल उधर काम नहीं है, भीनमाल इधर तो काम है। हमने पढ़ा है कि यहाँ के 2 बंदे, एक कवि माघ यहाँ के थे और जिन्होंने रचा था शिशुपाल वध, क्या है 2 आई है ना, एक उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम पद ललित दंडी ने माघे संति त्रियो गुण है, कि कालिदास, दंडी और भारवी तीनों के गुण एक साथ कोई रखता तो माघ थे, जो हमारे भीनमाल के थे। और मैंने खूब सारी बातें बताई है इनके बारे में तो आपको। और ब्रह्मगुप्त के बारे में मैंने बात बताई है कि ये चावड़ा वंश के राजा व्याघ्रमुख के समकालीन उस टाइम का लगभग रहा होगा, ऐसी कई बातें हैं। माघ के बारे में भी है कि वो बताते हैं कि मेरे जो दादाजी थे सुप्रभ देव, वो यहाँ चावड़ाओं की नौकरी किया करते थे, तो ऐसी कई बातें मैंने आपको बताई थी। तो ये माघ और भीनमाल तो वो हो गए। कितने क्वेश्चन थे या और था, कितने क्वेश्चन थे भाई। तो ले दे के एक क्वेश्चन ऐसा था जो अपने को नहीं आ रहा था, जो एग्जैक्टली जहां पर अपने पहुंच भी नहीं पा रहे थे, वो क्वेश्चन अपने था रसिया की छतरी, कि वो मैं एडमिट करता हूं, स्वीकार करता हूं कि वो मैंने कहीं जिक्र भी नहीं किया था आपके सामने, रसिया की छतरी वाला अभिलेख। बाकी हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से 19 क्वेश्चन अपने को एग्जैक्टली आ रहे थे।